चंदा सुबह सुबह कपड़े धो रही होती है। तभी चंदा की सौतेली माँ डुमरी चंदा को और भी कपड़े लाकर देते हुए कहती है, सिर्फ खाने में तेरे हाथ चलते हैं, वैसे तुझसे कोई काम नहीं होता है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला ताकि तुझे और भी काम दूं। बस मुफ्त की रोटी तोड़ने आती है। तुम चंदा को इतना काम क्यों देती हो? राखी से भी घर का काम करवाया करो। क्यों ना करवाऊं इस बिन माँ की बेटी से काम? और मेरी फूल सी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, बस 20 साल की तो है अभी। और ये करमजदी पूरे 22 साल की हो चुकी है। माँ, मुझे भूख लगी है, कब तक खाना बनेगा? अरे ओ महारानी, सुन भी रही है? मेरी राखी को भूख लगी है जोरों की। कपड़े धुल जाएं तो आकर खाना भी बना लियो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये करके मैं वो भी करती हूँ। डुमरी और राखी इतना कहने के बाद वहां से चले जाते हैं और ये देख केशव परेशान हो जाता है और अपनी बेटी चंदा के पास जाता है जो कि कपड़े धो रही थी। चंदा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं ही तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तो सोचा था कि तेरी माँ के जाने के बाद डुमरी तुझे तेरी माँ की तरह प्यार देगी, लेकिन मैं शायद भूल गया, सौतेली तो आखिर सौतेली ही होती है। और आज तक डुमरी ने बस तुझ पर अत्याचार ही किए हैं। नहीं पिताजी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, आपने तो ये सब मेरे लिए ही किया था ना, लेकिन मैं ही अभागी हूँ जो मेरी किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। चंदा और केशव बात कर ही रहे होते हैं, तभी कमरे में डुमरी की आवाज आती है। तुम दोनों बाप बेटी मेरी और मेरी फूल सी बेटी की बुराई कर लो तो घर के काम भी हैं, उसका भी सोच लेना। और चंदा, अगर आज काम नहीं हुआ समय पर तो पूरे दिन तुझे भूखे रखूंगी। डुमरी चंदा से नौकरानी की तरह काम करवाया करती थी और तब भी उसे कई बार तो पूरा पूरा दिन भूखा रखा करती थी। ये देख डुमरी की पड़ोसन खुद से कहती है, बेचारी चंदा की फूटी किस्मत। जब से इसकी सौतेली माँ आई है तब से बेचारी का बचपन तो छिन गया था। अब जवानी में ये औरत इसे नौकरानी की तरह काम करवाती है। भगवान, बेचारी को अच्छा घर परिवार ससुराल दे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक रोज डुमरी अपनी बेटी राखी के साथ बाजार से आ रही होती है। तभी राखी अपनी माँ को कहती है, माँ, वो देखो, ये चंदा ही है ना? और वो लड़का कौन है जो चंदा का बार बार हाथ पकड़ रहा है? अरे वो करमजली तुझे कहाँ दिख गई? अरे हाँ, ये कौन है? कहीं इसका इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो आज मैं इसकी टांग तोड़ दूंगी। माँ, मैंने इसे अपने घर के आसपास भी घूमते देखा है और अब तो मेरा शक भी यकीन में बदल गया है। चंदा का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अभी यहाँ रोड पर तो मैं तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज इसे घर आने दे। जिन 2 पैरों से ये इससे अपना मुंह काला करवाने आई है, वही दोनों पैर मैं आज इसके तोड़ डालूंगी। अब राखी और डुमरी केशव के कान भरकर चंदा के आने का इंतजार करने लगते हैं। चंदा जैसे ही घर आती है, डुमरी चंदा का बाल पकड़कर उसे दरवाजे से खींचकर घर के अंदर लाती है। अरे माँ, ये अब क्या कर रही हैं? माँ नहीं, मेरा बाल छोड़ो। आप ये क्या कर रही हैं माँ? आप सुन तो रही हो ना? माँ, मुझे दर्द हो रहा है। करमजली अभागी, तो इस घर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है। कौन है वो जिससे तू चिपक चिपक कर बातें कर रही थी? वो माँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। मैंने कमल के बारे में पिताजी को बताया था। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या बोलेगा? दोनों बाप बेटी ने मिलकर इस घर का नाम मिट्टी में मिलाने का जो फैसला ले रखा है। अरे तुम दोनों चाहते क्या हो? डुमरी चंदा को खूब मारती है और खाना भी नहीं देती। केशव भी चंदा को नहीं बचाता क्योंकि उसे भी अपने घर की इज्जत प्यारी थी। इस वाक्य के बाद ही डुमरी चंदा के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है।
तुम इसकी 10 दिन के अंदर शादी करोगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसे तुम किसी दूध वाले के हाथों में या फिर किसी कबाड़ी, अखबार या दलाल के हाथ बेच दो, लेकिन ये लड़की 10 दिन के अंदर यहाँ से जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इसके लिए लड़का। अब तुम शांत हो जाओ और मुझे भी शांत रहने दो। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, वरना इसने तो इस घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। चंदा के पिता केशव अब अपने दोस्त के जान पहचान के बताए लड़के से चंदा की शादी मंदिर में करवा देते हैं। चंदा तो गम की मारी अपनी जिंदगी काट रही थी, लेकिन चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल में चंदा के पैर रखते ही कई सारी अच्छी खबर आती है। अरे बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। क्या बात है, तूने तो घर में कदम रखते ही इस घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ चंदा, तुम्हें पता है, जैसे ही तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है, वैसे ही एक के बाद एक अच्छी खबर मिली है। हाँ बहू, तू यहाँ बैठ। आज ही शाम में हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देख, मैं तुझे बताती हूँ। जैसे ही तू इस घर में आई, तभी हमारे सालों से चल रही तेरे चाचा ससुर जमीन का केस हार गए और हमें ये न्यूज़ मिली। और मेरे नितिन को सरकारी नौकरी का लेटर भी आया। और तेरे ससुर का जो सालों से पैसा अटका था, वो भी कल ही मिला है उन्हें। अब हम शाम तक ये किराए का घर छोड़कर अपने बड़े से घर में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती है, क्योंकि चंदा के सर से तो उसकी माँ का हाथ बचपन में ही उठ चुका था, लेकिन अपने ससुराल में उसे अपनी सास सुजाता से उसे माँ वाला प्यार मिल रहा था। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाते हैं। एक रोज केशव चंदा के घर आता है और वो चंदा का हवेली जैसा घर देखकर बहुत खुश होता है। और चंदा की सास भी केशव को कहती है, आपने तो हमारे घर बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी। इसके घर में पैर रखते ही देखिए हम क्या थे और क्या हो गए। मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बेटी के अच्छे कर्म हैं। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। ये राखी की शादी का कार्ड है, हम सब जरूर आएंगे पापा जी। केशव अपनी बेटी को खुश देख बहुत खुश था, और वो जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। दे आए महारानी को शादी का कार्ड। मैंने तो मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है उसे राखी की शादी में बुलाने की, वो उस लायक ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली को बुलाना है। अब तुम चाहे उसे कितना भी कोस लो डुमरी, अब मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है और अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शादी वाले दिन शादी की सभी तैयारियों के बीच लड़के वाले राखी से शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें और भी दहेज में पैसे चाहिए थे। ये सुन डुमरी लड़के वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। बगल में केशव भी होता है। हमने तो आपको पहले ही 1 लाख रुपया दिया है, एक महंगी गाड़ी भी दी और अपनी बेटी भी दे रहे हैं, और अब भी आप और पैसे मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, साथ में सोने की चेन, वरना ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा मंडप से। डुमरी लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ा ही रही होती है, तभी एक बड़ी सी गाड़ी डुमरी और केशव के दरवाजे पर आकर रुकती है। कार देख डुमरी के मुंह से निकल जाता है, अब ये कौन आया? कहीं भगवान ने मेरी सुन तो नहीं ली और मेरी मदद को कोई फरिश्ता भेज दिया। जरूर चंदा बेटी आई होगी और दामाद जी। हाँ, क्यों नहीं, वो भिकारन कार में होगी। तुम भी बिना पिए कैसे सपने देखते हो? अब जैसे ही नितिन के साथ चंदा महंगी गाड़ी से महंगी साड़ी, ज्वेलरी पहने निकलती है, डुमरी की तो आंखें ही चमक जाती है। आसपास के खड़े लोग भी चंदा को देख हैरान थे। तभी चंदा आते ही अपने गले में पहना हार उतारकर दूल्हे को पहना देती है।
क्या मांग है तुम्हारी? 1 लाख रुपए और सोने की चेन? वो छोड़ो, ये लो पूरे 10 लाख का हार है ये, और चुपचाप शादी करो। अगर अब कुछ भी बोलने की कोशिश की तो पुलिस को बाद में बुलाऊंगी। पहले यहाँ जितना खर्चा और बेइज्जती हुई है उसे पहले वसूल लूंगी। चंदा बेटा, कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? लंबी गाड़ी, नौकर चाकर, तू तो एकदम बदल गई। जब डुमरी को सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि डुमरी की बेटी राखी की शादी आज चंदा की वजह से हुई, वरना लड़के वालों ने तो दहेज के चक्कर में डुमरी की बेटी राखी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। दौलतपुर गांव में रमेश अपनी 10 साल की बेटी चंदा के साथ रहा करता था। रमेश की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था और रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। हालांकि रमेश का भाई महेश और उसका परिवार उसके घर के पास में ही रहा करते थे, लेकिन महेश की पत्नी लीला को चंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे चंदा, कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। वो पिताजी, मैं तो गाय के लिए चारा लेने गई थी, बस उसी में थोड़ा लेट हो गई। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। और तू इतना काम क्यों करती है? मैं आकर चारा ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी तो काम पर से आकर थक जाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और मुझे तो अब ये सब काम करने की आदत हो गई है। अरे रमेश, तेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद इसके हाथ पीले करवाने पड़ेंगे, वरना जैसे ये पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती है उस हिसाब से ये घर में नहीं टिकने वाली। तुम भी क्या बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे हमारी चंदा तो तुमसे भी ज्यादा काम करती है। सुबह शाम का घर का खाना बनाना, खेतों से चारा लाकर गाय को खिलाना, यह सब कर लेती है हमारी बिटिया। और तुम तो बस घर के कामों में ही थक जाती हो। ठीक है, तुम घर जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। चंदा बहुत ही मेहनती थी। सुबह शाम घर का काम करने के बाद गाय को चारा डालकर भी चंदा अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा समय के साथ बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसका काम करने का तरीका नहीं बदलता। सुबह शाम खाना बनाना, शाम में खेतों से चारा लाकर गाय भैंसों को खिलाना, ये सब चंदा किया करती थी। चंदा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम के समय जंगल में अकेली मत जाया कर। मैं तो कुंती काकी के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कल से लकड़ियां मैं ही लाया करूंगा और गाय भैंस के लिए चारा भी खेत से मैं ही लाने जाऊंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे जंगल और खेत जाने से मना कर रहे हैं? रमेश चंदा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वहीं रमेश के जाते ही लीला वहां आती है और चंदा से कहती है, तुझे पता नहीं है, सारा गांव तेरे बाप पर थू थू कर रहा है और गांव वाले तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की हो गई है, लेकिन अभी तक जंगल जाकर लकड़ियां लाती है और खेत में घंटों बिताती है। जरूर पापा के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से खेत में जाती हूँ और जंगल भी काम से ही जाती हूँ। न जाने आप लोगों के दिमाग में क्या ही चलता है। हाँ, तो अब तेरे बाप ने मना कर दिया है तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही अब तेरे पिता तेरे हाथ पीले करवाने वाले हैं। ये सुनकर चंदा को काफी बुरा लगता है कि कैसे गांव के लोग और उसकी चाची उसके पिता के कान भर रही हैं, लेकिन जल्द ही चंदा के लिए रिश्ता आता है। चंदा बिटिया, बाहर लड़के वाले आए हैं, सर पर दुपट्टा डालकर अच्छे से बाहर आ जा। रुक, मैं तेरी चाची को भेजता हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, जा तू बाहर जाकर लड़के वालों को देख, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे सही से सर पर चुन्नी डाल और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। लड़के की माँ चंदा को देखकर उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर नीचे रख देती है और चंदा को बैठने के लिए कहती है। क्या नाम है और कितनी पढ़ी लिखी हो?
जी चंदा नाम है और कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, खाना पीना बनाना जानती हो? और शादी के बाद घर तो संभाल लोगी ना? अरे घर तो हमारी चंदा खूब अच्छे से संभालना जानती है। शाम में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती है और खेतों से गाय भैंस के लिए चारा भी यही लाती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन काम करने में इससे तनिक भी शर्म नहीं। हर काम को बड़ी ही मेहनत से करती है। क्या? जंगल जाकर लकड़ियां काटना, खेत जाकर चारा लाना, इतनी बड़ी होकर ये सब करती है? अब क्या करे, बेचारी की माँ नहीं है तो उसे ही ये सब काम करना ही पड़ेगा ना। देखिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी सुशील हो, लेकिन बिन माँ की बेटी है और पिता इसके घर पर ज्यादा समय रहते नहीं, खेतों में आना जाना है। खैर, हम सोच कर बताते हैं। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद लीला भी वहां से ये कहकर चली जाती है कि अरे रमेश, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लड़की जवान हो रही है, खेत जंगल मत जाने दिया कर। और बिन माँ की बेटी है तो लोग गलत समझते हैं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, खेतों में जाने की तुझे जरूरत नहीं। घर में रहकर घर का काम कर, कॉलेज जा, बस इतना ही। बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। अब अगले दिन लड़के वाले चंदा से शादी के लिए इनकार कर देते हैं। रमेश को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए अब दूसरा रिश्ता तलाशता है और करीब 10-15 दिन बाद चंदा के लिए एक और रिश्ता आता है। देखिए जी, मैं लड़के की बड़ी बहन हूँ। मैंने ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैंने ही घर की, अपने भाई की जिम्मेदारी उठाई है। मेरा भाई तो बहुत समझदार और मेहनती है। जी, मेरी भी पत्नी का देहांत चंदा के 5 साल की उम्र में ही हो गया था। ठीक है, वैसे लड़की पढ़ी लिखी कितनी है और घर परिवार तो अच्छे से संभाल लेगी ना? अभी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल सकती है। पढ़ी लिखी तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है मेरे देवर जी ने अपनी लाडली बेटी को। मैंने तो पहले ही मना किया था, पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा समय अपने ससुराल को नहीं संभाल पाती। ये तो आप सही कह रही हैं जी। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है लड़की? कॉलेज में है और आगे भी पढ़ने की सोच रही है, लेकिन मैंने कहा अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ज्यादा और पढ़ लिख लिया तो लड़का भी नहीं मिलेगा। देखो, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। कल को मेरे भाई को छोड़कर चली गई तो हम रिश्तेदार समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी संस्कारी है उतनी ही समझदार भी है। पढ़ाई लिखाई तो मैंने इसलिए करवाया कि कल को कोई दिक्कत ना हो। अब ये रिश्ता भी लीला की वजह से टूट जाता है। लीला और महेश दोनों ही खुश होते हैं कि उसने अपने भाई की बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और चंदा के चाचा चाची की वजह से उसकी शादी टूटती रहती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं चंदा के इस रिश्ते को भी तोड़वा दूंगी। मैं भी तो यही चाहता था, रमेश की बेटी का रिश्ता टूट जाए। और तुमने लड़के वालों के सामने जो भी बोला सही बोला। रमेश बार बार अपनी बेटी के लिए रिश्ता ला रहा था और किसी न किसी कारण लीला उस रिश्ते को तोड़वा दिया करती। रमेश अब काफी परेशान हो जाता है। ये देख चंदा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? चलिए, चलकर खाना खा लीजिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो खुद चलकर आ जाएगा। हाँ बेटी, हाँ बेटी तो सही कह रही है। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अब तो सब महादेव पर छोड़ दिया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमेश के घर गांव के पंडित जी आते हैं। अरे ओ रमेश, कैसा है? घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ पंडित जी, सब अच्छे हैं। बताइए कैसे आना हुआ आपका? मैं तो जरूरी काम से आया हूँ।
जिस गांव में पूजा करवाता हूँ वहां के सेठ धनी राम ने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी चंदा से तय करवाने की बात करी है। दरअसल उन्होंने आपकी बेटी को कॉलेज जाते हुए देखा था। यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सेठ धनी राम जी तो इतने धनी हैं कि वह अपने बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ला सकते हैं, तो भला मुझ गरीब पर इतनी मेहरबानी क्यों? धनी राम बेशक धनी है, लेकिन उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को जोड़ कर रखा है और वो अपनी बेटी को बहू के रूप में एक कैसी लड़की चाहते हैं जो संस्कारी और समझदार हो, और शायद चंदा बिटिया में उन्हें यह सारे गुण नजर आए। कल वह चंदा बिटिया को देखने आ रहे हैं। पंडित जी की बात महेश सुन लेता है और वो जल्दी से ये सारी बातें घर जाकर अपनी पत्नी लीला को बता देता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने चंदा के लिए एक भी रिश्ता तय नहीं होने दिया है और अब सीधा चंदा के लिए धनीराम सेठ के बेटे का रिश्ता आया है। ये रिश्ता भी मैं तुड़वा कर रहूंगी। जाइए, दौलतपुर और खुशीपुर दोनों गांव के बीचों बीच पड़ने वाला बांध काट दीजिए, जिससे पानी बहने लगे और रास्ता बंद हो जाए। लेकिन मैं ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काम आप रात में करेंगे और सावधानी से। अब अगले दिन रमेश सारी तैयारी के साथ सेठ धनीराम के परिवार और सेठ के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सेठ और उसके परिवार दौलतपुर गांव के बांध पर पहुंचते हैं तो उन्हें बांध कटा हुआ मिलता है, जहां गांव के लोग मौजूद होकर बांध को ठीक करने में लगे थे, लेकिन बांध को ठीक करने में समय लगने वाला था। अरे भाई साहब, यह बांध कब तक ठीक हो जाएगा? हमें आगे गांव में जाना था। अरे सेठ जी, इसे ठीक होने में तो पूरा दिन लगेगा। यहाँ के लोग खुशीपुर गांव और खुशीपुर गांव के लोग दौलतपुर गांव में नहीं आ पा रहे। अच्छा ठीक है, लगता है दूसरे समय पर आना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ और उसका परिवार लौट जाता है और महेश बहुत खुश होता है। इधर रमेश सेठ के आने का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है और लड़के वालों की कोई खबर नहीं आती। चंदा बिटिया, एक कप चाय बना ला। लगता है हम गरीब से पंडित जी मजाक कर गए। जी पिताजी, अभी लाई आपके लिए चाय। चंदा अब कुछ देर बाद ही रमेश के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी वहां पंडित जी भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए बैठिए। अरे वो चंदा बिटिया, पंडित जी के लिए चाय बना के लेती आना। माफी चाहता हूँ बेटा, आज सेठ जी गांव नहीं आ सके। तुम्हें पता ही होगा गांव का बांध किसी ने काट दिया है, जिस वजह से आने जाने का रास्ता बंद है। लेकिन सेठ जी ने बिटिया के लिए शगुन के तौर पर यह सामान भेजा है। अब ये रिश्ता पक्का समझिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि गांव का बांध टूटा पड़ा है, और यह शगुन देने की इतनी भी क्या जल्दी थी। मिलकर सब कुछ हो जाता। सेठ ने शगुन के तौर पर चंदा के लिए सामान तो भिजवा ही दिया था और कुछ समय बाद ही सेठ धनीराम रमेश के घर आता है और रिश्ता पक्का हो जाने के कुछ समय बाद ही अपने बेटे कुलदीप की शादी गरीब रमेश की बेटी चंदा से खुशी खुशी करवा देता है। उदयपुर गांव में विमल अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। विमल की पत्नी माला हर वक्त इस बात को लेकर विमल को ताने देती कि उसकी तो विमल से शादी करके किस्मत ही फूट गई। सुबह के समय माला खाना बनाते हुए अपने पति को ताने मारते हुए कहती है, अभी के लिए तो मैंने रजनी भाभी से आटा चावल मांगकर बंदोबस्त कर लिया, लेकिन शाम को लगता है कल की तरह भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मुझे लकड़ियों के सही रेट मिल जाए, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश तो करता ही हूँ। हाँ, सही कह रहे हो आप ही तो मेहनत करते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है आप पूरे कहीं और ही रहते हो और शाम में घर आकर बहाना बना देते हो
कि आज खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा क्योंकि जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। तुम तो मुझे समझा करो, मैं पूरे दिन जंगल में भटकता रहता हूँ, फिर भी कभी कभी निराश ही लौटने को मिलता है। लेकिन तुम भी कभी दो मीठे बोल नहीं बोल सकती हो? इतना बोलने के बाद विमल अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मायूस होकर विमल जंगल की तरफ चलता जा रहा होता है। तभी वो मन में सोचता है, आज पता ही नहीं क्या ही होगा। सोच तो रहा हूँ पूरा जंगल छान दूं, लेकिन खाली हाथ घर ना लौटूं। यही सोचता हुआ विमल जंगल में पहुंचता है और जंगल में घूम घूम पेड़ों को देखने लगता है कि आखिर कौन सा पेड़ काटने लायक है ताकि वो अच्छे दामों में बिक सके। ये पेड़ तो कुछ खास नहीं है, ये काट लेता हूँ। ये वाला कुछ खास नहीं है, ये वाला ठीक है। आज तो इससे बस अच्छे खासे पैसे हो जाएं। ये बोलकर जैसे ही विमल पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करता है, वैसे ही विमल की कुल्हाड़ी टूट जाती है और ये देख वो अपने सर पर हाथ रख वहीं बैठ जाता है और उदास हो जाता है। सुबह से शाम अपने टूटे हुए कुल्हाड़ी के साथ विमल उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे सुनिए, मैं सूरज और ये लता, हम दोनों शहर से गांव आए हैं। क्या यही है उदयपुर गांव? हाँ हाँ, यही है उदयपुर गांव। लेकिन आप दोनों कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? दरअसल हम यहाँ ये कह रहा है कि हम यहाँ घूमने आए हैं, गांव पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें भूख लग गई है। काफी दूर से चलकर जो आ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ बैठे क्यों थे और परेशान भी लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं, ये मेरी कुल्हाड़ी टूट गई। कल रात भी भूखा ही सोना पड़ा था जब लकड़ियां नहीं मिली, और आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्योंकि लकड़ी तो मिल गई पर कुल्हाड़ी टूट गई। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। आपको भी हम दोनों की मदद करनी होगी खजाना ढूंढने में। तुम पागल हो? उस खजाने के बारे में इसने किसी चौथे को बता दिया तो हम दोनों तो बर्बाद होंगे ही। साथ में वो खजाना भी हमारे हाथ तो क्या सपने में भी नहीं आ पाएगा। हमें इस पर विश्वास तो रखना ही होगा। क्या आप हमारी मदद करेंगे उस खजाने को ढूंढने में? ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी भी मदद करेंगे। इस गांव में खजाना है और हम जैसे अनपढ़ लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। बल्कि आप शहर के रहने वाले शहर से यहाँ इतनी दूर इस गांव में खजाना ढूंढने आए हो, तो मैं आपकी मदद करूंगा पूरी ईमानदारी से। गांव के अनपढ़ लोग, बस एक बार खजाने का पता तो चल जाए, उसके बाद इसका हिस्सा तो क्या, इसके शरीर का हिस्सा भी इसके घर वालों को मिलना नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग मेरे घर चलो, कल सुबह ही मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहाँ का आप मुझे नक्शा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसे तुम रखो। तुम हमें घर ले जा रहे हो और हमें भूख भी लगी है। इससे तुम राशन ले लो ताकि आज रात और सुबह के खाने का बंदोबस्त तो हो ही जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज नहीं होते, आज रात भी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता। अरे ये तो मेरा फर्ज है और आप हमारी मदद भी तो कर रहे हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए, शाम होने वाली है। अब जैसे ही विमल उन दो शहरी लोगों को अपने घर लेकर पहुंचता है तो विमल की पत्नी माला भी उन दो अनजान लोगों को देख हैरान रह जाती है। ये कौन है? मेरे मायके वाले तो नहीं और आपके ससुराल वाले तो इतने अच्छे दिखते भी नहीं। फिर कौन है ये लोग? यहाँ तो खुद के खाने पीने पर आफत है। नमस्ते जी, मैं सूरज, ये लता। हम बस आपके घर सुबह तक ही रुके हैं और हमें कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम तो नीचे भी एक चादर पे सो जाएंगे। अरे जान न पहचान, आप हमारे मेहमान। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर विमल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारी सुन लेता हूँ। अगर ये नाराज हो गए तो घर आई लक्ष्मी यहाँ से चली जाएंगी। अरे ये क्या भगवान है या हमें पैसे देने आए हैं? इनके रहने से लक्ष्मी आने का क्या मतलब है? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि ये लोग हमारे लिए साक्षात माता लक्ष्मी हैं।
माला ये सुन अपने पति की बात मानकर घर आए उन लोगों के लिए खाना पीना बनाकर देती है और देर रात सबके सो जाने के बाद सूरज अपने मन में कहता है, इस खजाने के बारे में मैंने काफी समय से रिसर्च किया है और बस इसमें मैं सफल हो जाऊं, उसके बाद मेरे पास किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी और विमल को भी शायद कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली सुबह विमल उठकर पूजा पाठ करके घर से निकलने लगता है और उसके साथ लता और सूरज भी होते हैं। ऐसे में माला अपने पति विमल से कहती है, सुनो, आपने तो कहा था कि ये साक्षात माता लक्ष्मी है, तो ये कहाँ जा रहे हैं? इनसे तो हमें कोई धन का लाभ नहीं हुआ। हर चीज की जल्दीबाजी क्यों रहती है तुम्हें? थोड़ा सब्र करो, आता हूँ तो सब बताता हूँ। इतना बोलकर विमल उन शहरी लोगों के साथ घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे सूरज विमल को बताता है वैसे वैसे विमल जंगल की तरफ बढ़ता चला जाता है। हम घने जंगल में पहुंच चुके हैं और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे कोई भी नहीं जाता। आगे जंगली जानवर का खतरा है। हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर वो खजाना नक्शे के मुताबिक हम सही जगह खड़े हैं। तो खड़े क्यों हैं? जल्दी ढूंढो, कहाँ है वो खजाना? अब तीनों ही मिलकर खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी लता एक रस्सी में फंसकर गिर पड़ती है और उसी रस्सी में खजाना बंधा था, जो रस्सी के सहारे ऊपर आने के साथ खजाने का संदूक प्रकट करता है, जिसमें ढेरों सोने के सिक्के और एक हथौड़ी होती है। इतना सारा सोना मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज देख भी रहा हूँ। हे प्रभु, ये क्या है? ऐसा भी हो सकता है क्या? विमल, तुमने हमारी बहुत मदद की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोने के हथौड़ा अपने पास रखो और ये सोने के सिक्के हम। इसे ये भी क्यों देने? सारी मेहनत तो हमारी है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये रख सकती हैं। वैसे भी मैं गरीब आदमी, बैठकर खाने की आदत नहीं है। मेहनत मजदूरी कर कर घर चला ही लूंगा। ना ज्यादा पैसों का लोभ है, ना ही बचाने का। जो आता है खुशी खुशी खाता हूँ। नहीं नहीं विमल, तुम इसके हकदार हो। तुम मेहनती होने के साथ ईमानदार भी हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली पसंद आई। वो दोनों शहरी लोग तो खजाने के संदूक के साथ गांव से शहर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विमल अपने घर आता है। वो भी खुशी खुशी और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। हे प्रभु, इस इंसान को बुद्धि दो। उन लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इतने सारे सोने के सिक्के ले गए और आपको थमा दिया ये हथौड़ी, जिसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने आप आराम से खा सकते हैं। बस इससे आपका कौन सा भाग्य चमक गया? नहीं, मैंने तो बस रास्ता बताया था और उन्होंने भी खुशी खुशी मुझे ये हथौड़ी दे दी। तुम शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी मूर्ख हो और वो दोनों शहरी लोग तुम्हें मूर्ख बना गए। माला और विमल के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी विमल के हाथ की हथौड़ी बोल पड़ती है। विमल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस हथौड़े से जिस भी चीज पर वार करोगे वो सोने की हो जाएगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। हाय दैया, ये क्या था? ये सच है? अरे, आपके हाथों में तो खजाने से भी अच्छी चीज लगी है। देखो माला, हथौड़ी मुझे दो। लालच में तुम ऐसी नादानी मत कर बैठना जिससे हमें नुकसान हो। नहीं नहीं, मैं इस मिट्टी के चूल्हे पर वार करके देखती हूँ। ये सचमुच सोने की हो जाएगी। अब जैसे ही माला ये कहकर उस मिट्टी के चूल्हे पर वार करती है, वो सोने की हथौड़ी उस मिट्टी के चूल्हे को सोने का बना देती है। और ये देख, माला घर में रखे कई और सारी चीजों पर वार करती है और वो सभी चीजें सोने की हो जाती है। और इसके बाद लकड़हारा विमल अमीर बन जाता है और उसके पास एक बड़ा घर, नौकर, चाकर, गाड़ी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं रहती है उस सोने की हथौड़ी आने के बाद। समंदर के किनारे पर बसे रामपुर नाम के गांव में बहुत कम लोगों की जनसंख्या थी।
यहाँ के सभी लोग समंदर से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उन्हीं में से एक था रामू। उसका इस दुनिया में सिवाय एक छोटी बहन के कोई नहीं था। वो समंदर की गहराइयों से मछलियाँ पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बहन का जीवन यापन करता। भैया, आज जब आप बाजार से मछलियाँ बेचकर आएंगे तो मेरे लिए एक जोड़ी अच्छे से कपड़े ले आना। वो क्या है ना, पुराने कपड़े फट गए हैं। ठीक है बहन, मैं तेरे लिए कपड़े ले आऊंगा। देखो भैया, ध्यान से ले आना, पिछली बार की तरह भूल ना जाना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझे याद रहेगा। इतना कहकर रामू मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाकर समंदर की ओर चल देता है। जहां जाकर वो देखता है बिरजू और सोनू नाम के दो मछुआरे रामू की नाव पर जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। ये देख रामू उन दोनों से कहता है, अरे सोनू भैया और बिरजू भैया, आप मेरी नाव पर क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो कौन आया है, रामू भैया आए हैं। अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये तो रामू है जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था पैसे देने के चक्कर में। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मेरी बहन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। अब बहुत हो गया रामू, तेरा रोज रोज का ड्रामा बंद कर। तेरे इन बहनों से हम तंग आ गए हैं, इसलिए हम तेरी इस नाव पर कब्जा कर रहे हैं। आज के बाद समंदर किनारे नजर भी मत आ जाना, समझे? तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई और नहीं है और इस नाव के जरिए ही हमारा घर चलता है। अगर आप यह नाव छीन लेंगे तो मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? यह सब तो तुम्हें पैसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर बिरजू और सोनू रामू को उसी की नाव से धक्का देकर भगा देते हैं। रामू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो परेशान होकर समंदर के किनारे पर सर नीचे करके रोने लगता है। तभी उसकी नजर समंदर के पास तड़प रही एक मछली पर जाती है और ये देखकर वो कहता है, अरे लगता है यह मछली पानी के लहरों से जमीन पर आ गई है। अगर यह ऐसे ही तड़पती रही तो मर जाएगी। इसे वापस पानी में डाल देता हूँ। इतना कहकर रामू उस मछली को अपने दोनों हाथों से उठाकर समंदर में वापस डाल देता है और वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर रामू खुश हो जाता है और वापस एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर में पानी में अजीब सी हलचल होने लगती है और आसपास में बिजली गरजने लगती है। ये देखकर रामू बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने घर की ओर भाग जाता है। अरे रामू भैया, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। और ये क्या, आप तो खाली हाथ आए हैं। मैंने आपको कुछ कहा था लाने के लिए, क्या आप फिर भूल गए? अब मैं इसे क्या बताऊं कि हमारी कमाई का जरिया हमसे छीन लिया गया है। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो इसे बहुत दुख होगा। कुछ बहाना करना होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। माफ करना। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना बाहर चली जाती है। तभी पास की एक औरत कमला रामू के घर आती है और रामू से कहती है, अरे रामू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, बहुत खुशी की बात सुनानी है तुम्हें। क्या हुआ कमला दीदी? अरे रामू, वो जो हमारे दूसरे मोहल्ले के वर्मा जी है ना, उनकी पत्नी मिली थी मुझे। वो कह रही थी उन्हें तुम्हारी बहन मीना बहुत पसंद है और वो अपने बेटे राघव से तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला बहन, लेकिन क्या रामू, रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत ईमानदार और शरीफ है। देख, ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। तेरी बहन राज करेगी उस घर में। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे करें? तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से वर्मा जी की पत्नी से मिलूंगी
और उनसे सही से रिश्ते की बात करके तुझे बताऊंगी। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद रामू और परेशान हो जाता है। रात भर रामू इसी बारे में सोचता रहता है कि ना तो अब नाव है, ना ही मछलियां पकड़ने के लिए कोई सहारा। अगर उसने वापस काम शुरू नहीं किया तो वो अपना घर कैसे चलाएगा और बहन की शादी कैसे करेगा। इसी सोच में डूबा बेचैन रामू सुबह सुबह समंदर के किनारे जाकर उदास बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी बहन की शादी और घर, ऊपर से ये कर्ज, ये सब कैसे होगा। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रामू इतना कहता ही है कि तभी आसमान में फिर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते समंदर के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर आती है। हे भगवान! अरे तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो। क्या मैंने कोई सपना देखा या फिर यह सच था? तुम सही हो, ये कोई सपना नहीं है, सच है। मैं सच में एक जलपरी हूँ। क्या तुम असली जलपरी हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। हाँ, तुमने सही कहा, जलपरियां कहानी में ही होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक असली जलपरी हूँ। लेकिन मैं जल्दी लोगों के सामने अपने असली रूप में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है आजकल के इंसान कितने लालची हो गए हैं। अपने लालच के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम मेरे सामने ही अपने असली रूप में क्यों आई हो? जलपरी रामू को बताती है कि वो व्हेल मछली थी, जिसे रामू ने कल तड़पता हुआ देख जमीन से उठाकर पानी में वापस डाल दिया था। और उसकी ये नेक दिली देखकर जलपरी को बहुत खुशी हुई और इसीलिए वो उसके सामने अपने असली रूप में आई है। मुझे तो अब भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा है तो तुम मुझे वो पत्थर दो, मैं तुम्हें उसे सोने में बदलकर दिखाती हूँ। रामू उसे एक पत्थर का टुकड़ा देता है, जिसे जलपरी एक सोने के टुकड़े में बदल देती है। ये देख रामू को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है। रामू, कल तुमने मेरी जान बचाई थी, आज बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए जलपरी जी। ठीक है, तो तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर जलपरी गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद रामू भी वापस उस सोने के टुकड़े को घर ले जाता है और उसे बेचकर नई नाव खरीदता है और फिर से अपनी मछलियां पकड़कर बेचने का व्यापार शुरू कर देता है। ये देख सोनू और बिरजू हैरान हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, ये सब क्या है? रामू कल तक तो हमारे आगे अपनी नाव वापस मांगने की भीख मांग रहा था, और अब तेरे पास ये नाव कहाँ से आ गई? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने तो अपना कर्जा चुकता कर लिया ना। अब अपने काम से काम रखो। वाह रे वाह, इसकी तो जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। और सुन, उस नाव के तूने बस अपना ब्याज ही दिया था, अब ये नाव भी हमें दे दे, इससे हमारा मूल भी वसूल हो जाएगा। ऐसा मत करो, अब मेरे पास यही सहारा है। मुझे मेरे बहनों की शादी के लिए पैसा जमा करना है। अगर तुम ये भी ले लोगे तो मैं उनकी शादी कैसे करूंगा? अगर कोई शादी ना करे तो हमें बता देना, हमारा सोनू तेरी बहन से शादी कर लेगा, बहुत अच्छा बच्चा है ये। इतना कहकर बिरजू और सोनू फिर से रामू की नई नाव लेकर चले जाते हैं और लाचार रामू रोता हुआ वापस जलपरी के पास जाता है और उसे सब बताता है। ये सुनकर जलपरी रामू को एक मोती देती है और कहती है, रामू, तुम इस मोती को अपने घर के बीचों बीच कहीं दफन कर देना और चैन की नींद सो जाना। अगली सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है जलपरी जी, अगर ऐसा है तो मैं यही करूंगा।
इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है और घर जाकर जैसा जलपरी ने कहा वैसा ही करता है। अगली सुबह उसकी बहन मीना उसे हैरानी से उठाती है और जैसे ही रामू की नींद खुलती है वो खुद को एक आरामदेह बेड पर पाता है और उसके सामने एक बड़ा सा घर था। ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह था। देखिए भैया, ये सब क्या हो गया? अचानक सब बदल कैसे गया? ये हमारा घर नहीं है, फिर ये जादू कैसे हुआ? तू नहीं समझेगी पगली। रामू से जलपरी की सच्चाई बताता है। ये सुन मीना हैरान भी थी और खुश भी थी कि अब उनके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे और रामू भी अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करवा सकता है। और तो और अब उसे किसी का कर्जा भी नहीं देना था। वहीं जलपरी अपने जादू से सोनू और बिरजू को रामू को परेशान करने की सजा देती है कि वो दोनों ताउम्र समंदर में यहाँ से वहाँ बस भटकते रहेंगे। पूजा और योगेश शादी के मंडप में बैठे 7 जन्मों के कस्मे वादों के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। जहाँ पूजा और योगेश अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहे थे, वहीं योगेश की माँ सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल से बार बार एक ही बात कह रही थी। अरे भाई साहब, कहाँ रह गए आपके पैसे? लड़की का कन्यादान होने जा रहा है, लेकिन अब तक दहेज के पैसे नहीं आए हैं। बस मैंने अपने छोटे भाई को कहा है, वह लेकर आता ही होगा। अब तब तक बाकी की रस्में पूरी करवाइए। अरे समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार पैसे आ जाने दीजिए, शादी ब्याह तो हो ही जाएगा। कौन सी लड़की भागी जा रही है आपकी? लेकिन मुहूर्त तो निकलता जा रहा है ना। मेरा छोटा भाई किशन लाल आता ही होगा। उन्हें आ जाने दीजिए, तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ। देखो जरा क्या कुछ बनवाया है बारातियों के लिए। जी जरूर समधन जी, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। इधर पंडित जी बार बार मुहूर्त निकला जा रहा है कहकर मंत्रों को बीच में ही रोक दे रहे थे, लेकिन सुषमा श्यामलाल को अपनी बेटी पूजा का कन्यादान करने ही नहीं दे रही थी। देखिए समधन जी, पंडित जी का भी कहना है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस मेरा भाई आता ही होगा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए उसे। अरे बड़ी लंबी उम्र है समधी जी, आपके भाई की आ ही गए। पूरा कैश तो है ना, पूरे 5 लाख। जी जी, पूरा बंदोबस्त कर दिया था मैंने। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए मैं अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। अब बेटी पैदा की है तो इतना फर्ज तो बनता है ना आपका कि आप अपने आप को गिरवी रखें या अपने घर को। क्यों समधी जी, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी नहीं नहीं समधन जी, अब मैं कन्यादान की रस्म पूरी करता हूँ। सुषमा का बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करता था। सुषमा ने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से 5 लाख रुपए कैश, घर का सामान और एक कार दहेज की मांग की थी, जो श्यामलाल जैसे तैसे पूरा करता है। अब पूजा भी शादी करके अपने मायके से ससुराल आती है। श्यामलाल तो सोचता है उसने अपने बेटी को इतना कुछ दिया है कि उसकी सास उसे कुछ भी नहीं कहेगी और हमेशा ही उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन सुषमा इतनी लालची थी कि दूसरे दिन से ही उसके मन का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। अरे बहू, कल पग फेरे की रस्म है तो तेरे बाप को बोल देना कि यहाँ से 10 लोग जाएंगे, उनका खाना पीना बन जाना चाहिए और सभी को शगुन में नए कपड़े और 1000 रुपए तो दे ही दें। लेकिन माँ जी, पग फेरे की रस्म में तो सिर्फ लड़की जाती है, लड़के के रिश्तेदार नहीं। और ये कौन सा रिवाज है जिसमें पैसों के साथ कपड़े देने पड़ते हैं? हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, इसीलिए पहले से बता रही हूँ। अच्छा माँ जी, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस पग फेरे की रस्म को रहने ही देते हैं। मेरे पिता ने अभी अभी आप लोगों को इतना कुछ दिया है कि उनका हाथ खाली हो चुका है। वो 10 लोगों का खाना पीना, कपड़े और शगुन के तौर पर 1000 रुपए नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, तेरा फकीर बाप जब बेटी के ब्याह में खर्च नहीं कर सकता था तो बेटी को जन्म ही क्यों दिया? खैर छोड़ो,
अब तक उसने जितने भी सामान दहेज में दिए हैं सारे लोकल हैं, कोई काम का नहीं लग रहा। माँ जी, मैं समझती हूँ, उन्होंने जो भी दिया है कर्ज में आकर दिया है, जैसा भी दिया है अपनी तरफ से अच्छा दिया है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, लेकिन तेरी जुबान भी दूसरे दिन से ही कुछ ज्यादा चलने लगी है। पूजा अपनी सास की बातें सुनकर समझ जाती है कि उसकी सास एक नंबर की दहेजखोर लालची औरत है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज सुषमा के कमरे का एसी खराब हो जाता है। सुषमा अपने बेटे योगेश से एसी ठीक करवाने की बात कहती है। माँ, आपको पता है ना शादी में कितना खर्च आया है। बेशक हम लड़के वाले हैं, लेकिन खर्च तो हमारा भी हुआ है, और अभी मेरी तनख्वाह भी नहीं आई है, तो इन सब पर खर्च करने का आप सोचो भी मत। हाँ बेटा, ये भी तू सही कह रहा है। चल, इसका भी उपाय मैं करती हूँ, तू अभी ऑफिस जा। योगेश के ऑफिस निकल जाने के कुछ देर बाद हॉल में पोछा लगा रही पूजा से सुषमा कहती है, अरे बहू, अब तक तेरा काम नहीं हुआ? तेरे बाप को बुलाया था घर पर, आता ही होगा। अगर आए तो नाश्ता पानी करवा कर भेजना। लेकिन पिताजी आ रहे हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बाप को मैंने यहाँ तुझसे मिलने नहीं बुलाया है, बल्कि तेरे बाप से कहा था कि घर का एसी खराब हो गया है, बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैं समझी नहीं माँ जी, क्या आप मेरे पिताजी से नया एसी मंगवा रही हैं, वो भी अपने कमरे में लगवाने के लिए? हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ गई। चल अच्छा है, मैं जा रही हूँ कांता के घर, थोड़ा काम है। तेरा बाप आए तो बिना नाश्ता पानी के मत भेजना, वरना कल को बदनामी होगी। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी से जितना हुआ उन्होंने उतना तो किया ही ना, तो अब आप उन्हें और क्यों परेशान कर रही हैं? क्या उन्होंने दहेज में कोई कमी छोड़ी है? लड़की का बाप जितना दे उतना कम है, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना दे दे, और लड़के वाले जितना ले उतना कम है। ये बात तू नहीं जानती क्या बहू? चल अभी घर के काम पे ध्यान दे, मेरी बातों पर नहीं। इतना कहकर सुषमा अपनी पड़ोसन कांता के घर चली जाती है। कुछ देर बाद श्यामलाल अपनी बेटी के ससुराल आता है। अरे पूजा बेटी, कैसी है? घर में सब ठीक तो है ना? बाहर तो धूप भी बहुत तेज है। पिताजी, आप आ गए? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। बेटी सब ठीक है, वह तो बस मैं तेरे लिए एसी लेकर आया हूँ। दहेज में मैंने तुझे पंखा कूलर तो दिया, लेकिन एसी नहीं। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? और मुझे अच्छे से पता है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लेकर आए हैं, आप पर दबाव बनाया गया है। नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? मैं ये तेरे लिए ही लेकर आया था। पूजा अपने पिता की बात सुनकर किचन में पानी लाने जाती है। तभी श्यामलाल किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मालिक, जल्द पैसे दे दूंगा, अभी मैं बेटी के घर आया हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। मैं घर आते ही आपसे मिलने आता हूँ, बस कुछ दिन और। पिताजी लीजिए पानी। और किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए क्या बात है? आप मेरी शादी के बाद कर्ज में आ गए हैं, मुझे पता है, इसलिए आप इतना परेशान हैं। अरे अरे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और समधन जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? मैं चलता हूँ, यह एसी उन्हें दिखा देना। पूजा तो सब जानती थी कि उसके पिता बिना बोले ये एसी नहीं लाए हैं, बल्कि उसकी सास ने इतना दहेज लेने के बाद भी उसके पिता को प्रताड़ित कर रखा है, और पूजा भी दहेज की बढ़ती मांग से प्रताड़ित हो रही थी। एक रोज सुषमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। सुषमा बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीवी नहीं चलता। तभी सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल को फोन लगाकर कहती है, अरे समधी जी, कैसे हैं आप? आपने एसी तो बड़ा अच्छा दिया है, ठंडी ठंडी हवा आती है। बस मैंने तो आपको इसीलिए याद कर लिया कि मेरा मनोरंजन नहीं हो पा रहा है,
अभी अभी टीवी खराब हो गया है, सोचा आपको बता दूं, आप भिजवा दें अपनी बेटी के लिए टीवी। 1 मिनट माँ जी। पिताजी आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। और माँ जी अगर आपने गलती से भी मेरे पिताजी के हालचाल लेने के लिए भी अब फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहा है योगेश, तेरे सामने ही तेरी पत्नी मुझे धमका रही है। आपको जो समझ में आए वो समझिए माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी अब आपको कुछ भी नहीं देंगे दहेज में। वैसे ही आपने सामान से लेकर पैसे तक लिए हैं और मेरे दहेज का सामान आपने अपनी बेटी के लिए भिजवा दिया है। और जो चीज खराब हो रही है वो आप मेरे पिताजी से मंगवा रही हैं। क्या ये गलत नहीं है? माँ, आज मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इसकी बातों में बता, अगर इसे यहाँ से जाना है तो जाए, मैं नहीं रोकने वाली। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और वहां से भी इससे 2 गुना दहेज मिलेगा। माँ जी आपको जैसा सही लगे, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने पिता पर और बोझ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों के कसमों वादों के साथ 7 फेरे लिए हैं। सुषमा अपने लालच की वजह से अपने बेटे को खो देती है, क्योंकि पूजा के घर से जाने के साथ ही योगेश भी पूजा के साथ चला जाता है और इस बात का सुषमा को बहुत पछतावा होता है। हालांकि वो अपने बेटे को मनाती भी है, लेकिन योगेश नहीं मानता। वो भी अपनी माँ के रंग को काफी समय से नोटिस कर रहा था। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ये कहानी है राम की, जो अपनी झोपड़ी के बाहर इधर उधर टहल रहा होता है। उसके माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे का पसीना देख साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। एक औरत जो बेड पर पड़ी चिल्ला रही थी और उसी के पास एक आया थी जो उसे खुद को संभालने की सहानुभूति दे रही थी। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आया, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पति से कहना कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और वो मेरे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, तो घबरा मत, जो होगा सब अच्छा ही होगा। आया अपनी नम आंखों से उस औरत और उसके बच्चे की तरफ देखती है और वो औरत तो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचता। आया अपनी गोद में बच्चा लिए राम के घर का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। आया, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो दरअसल राम तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। राम, लेकिन क्या हुआ? और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? अभी तो आपने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही ठीक हैं, फिर आपकी आंखों में इस तरह आंसू? ये सच है राम कि तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी सही सलामत है, लेकिन तुम्हारे ये बच्चे इस दुनिया में नहीं रही, वो मरी हुई पैदा हुई है। ये रही तुम्हारी बेटी राम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ आया, अब जब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है तो मैं इस मरी हुई बेटी की शक्ल अपनी सुनीता को दिखाकर उसकी तबीयत और नहीं खराब करना चाहता। इसीलिए एक काम करो, तुम मेरी मरी हुई बेटी को ले जाओ और इसे कहीं दफना देना। मैं यहाँ सुनीता को संभाल लूंगा। आया राम की बातों का जवाब सर हिलाकर हाँ में देती है और वो उस बच्ची को लिए चली जाती है। पर वहीं राम का कलेजा फट रहा था, क्योंकि शादी को 8 साल गुजर गए थे और इस दौरान उसकी एक भी संतान नहीं हुई थी। और जब 8 साल बाद उसकी बेटी पैदा हुई तो वो भी मरी हुई पैदा हुई। राम अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में चला जाता है और अपनी बीवी के बगल में बैठ जाता है। तो वहीं आया उस बच्चे की लाश को अपने हाथों में लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। तभी उसको प्यास लगती है और वो बच्ची को एक जगह पर रखकर पानी पीने चली जाती है। लेकिन तभी आसमान इतनी तेज गरजता है मानो कि वो अभी फट जाएगा
आसमान से एक रोशनी बाहर आती है और उस बच्ची में चली जाती है। और जब आया वापस आती है तो वो देखती है कि बच्ची खूब जोर जोर से रो रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये बच्ची तो मरी हुई पैदा हुई थी, तो जिंदा कैसे हो सकती है? जो भी है, मैं इस बच्ची को वापस नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि मैं उन लोगों को कह चुकी हूँ कि उनकी बच्ची मर चुकी है। अगर मैं इस बच्ची को वापस लेकर गई तो लोग मेरे काम पर शक करने लगेंगे। ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को किसी के दरवाजे पर छोड़ देती हूँ। आया उस बच्ची को हाथ में लिए एक सेठ के घर के दरवाजे पर छोड़ देती है। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सेठ और सेठानी की नींद को तोड़ देती है। अजी सुनते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दरवाजे पर कोई बच्चा रो रहा है। जाइए ना, दरवाजा खोलकर देखिए कि कौन है बाहर। अरे भाग्यवान, इतनी रात को अगर कोई बच्चा या कोई और भी हमें आवाज लगाए या दरवाजा खटखटाए तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। सेठ की बातें सुनकर सेठानी सो जाती है, लेकिन लगातार बच्चे के रोने की आवाज आती है। सेठानी को नींद नहीं आती और वो उठकर अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां बाहर तेज बारिश होती हुई नजर आती है और वो अपने घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते देखती है। सेठानी तुरंत उस बच्ची को उठा लेती है और तभी वहां सेठ भी आ जाता है। मैं आपसे कह रही थी ना कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अभी जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो ये बच्चा भूख से तड़प रहा था। पता नहीं ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा कर दूसरों के दरवाजों पर छोड़ देते हैं। अरे जब पालन पोषण की औकात ही नहीं रहती तो ना जाने लोग बच्चा ही क्यों पैदा करते हैं। जाने दीजिए ना, वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है। क्यों ना हम इसे अपनी बच्ची की तरह पाले। हम इसे अपने से भी ज्यादा प्यार देंगे। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे सब कुछ अच्छे से साफ कर दो और मेरी बेटी शिवानी का कमरा भी अच्छे से सजा दो। रामू काका अब तक खाना नहीं बना। आपको पता है ना, वो आती ही होगी और वो जैसे ही आएगी सीधा खाने पर झपट जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दीजिए। अरे भाग्यवान, जरा थम जाओ, वो अपने घर ही आएगी। जब वो घर आ जाए तो आराम से उसकी सेवा पानी कर लेना, लेकिन अभी तो थको मत। अगर तुम अभी से काम करती रही तो उसके आने तक थक जाओगी। जी, पूरे 19 साल बाद वो घर आ रही है। अब भला क्या मैं अपनी एक लौती औलाद के 19 साल बाद घर आने की खुशी में घर को सजा भी नहीं सकती? अच्छा बाबा, ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। वैसे वो आ चुकी है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर सेठ अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी बेटी को लेने के लिए स्टेशन चला जाता है, जहां शिवानी स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। अपने पिता को देखकर शिवानी खुश हो जाती है और उसके पांव छूकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी शिवानी अपने गांव का नजारा देख रही थी। तभी उसकी नजर राम की झोपड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि राम अपने घर के बाहर हाथ पैर धो रहा है। ये देखकर शिवानी सेठ से वहीं गाड़ी रुकवाती है और सीधा राम के घर जाती है। शिवानी के साथ सेठ भी जाता है और सेठ को देखकर राम बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। सुनीता, जरा 2 गिलास पानी ला दो। राम की बात सुनकर सुनीता पानी के 2 ग्लास लाती है। एक शिवानी को देती है और दूसरा सेठ को देती है। वो दोनों ही उसके घर का पानी पीते हैं और थोड़ी देर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी शिवानी राम के पैर छूती है और उससे कहती है, ना जाने क्यों आपसे मिलकर मुझे बहुत अपनापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पुराना और गहरा रिश्ता है। बेटिया, अगर आज हमारी बेटी होती तो वो भी तुम्हारी ही उम्र की होती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राम काका। मतलब ये है बिटिया कि आज से 21 बरस पहले हमारी घरवाली को एक बच्चा हुआ था, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद से तो मानो भगवान ने हमारे घर की खुशियां ही छीन ली। ना तो हमें बच्चा हुआ और ना ही हमारी घरवाली कभी सही से मुस्कुरा पाती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आप अपनी बेटी ही समझिए।
मैं भी तो 21 साल की हूँ। अगर आपकी बेटी होती तो वो भी मेरी उम्र की होती, इसीलिए मुझ में आप अपनी बेटी को देख सकते हैं। शिवानी की बात सुनकर राम और सुनीता दोनों के ही चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर के बाद शिवानी अपने घर आ जाती है और वो सिर्फ राम के बारे में ही सोचती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग आपस में बैठकर खाना खाते हैं। आज सेठानी भी अपनी बेटी के पास बैठकर बहुत खुश थी। वो भी अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार करती है और उसको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शिवानी गांव में ही बसने का फैसला कर लेती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी मिनी स्कर्ट पहनकर अपने बाबा सेठ के साथ राम के घर जाती है, जहां राम शिवानी की गर्दन पर एक निशान देखता है। उस निशान को देखकर राम बोलता है, शिवानी बिटिया, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? अरे, ये तो इसका बर्थ मार्क है। जब से पैदा हुई है तब से इसकी गर्दन पर निशान है। माफ करना सेठ जी, लेकिन जैसा निशान शिवानी की गर्दन पर है, ठीक वैसा ही निशान इनकी गर्दन पर भी है। इनकी तो कुछ कुछ हरकतें भी शिवानी जैसी लगती है। देखने से लगता ही नहीं कि ये आपकी बेटी है। सुनीता की बात सुनकर सेठ बेचैन हो जाता है और वहां से कोई ना कोई बहाना देकर जाने लगता है। पर सेठ अपने घर नहीं जाता। वो सीधा उसी आया के पास जाता है जो गांव में हर गर्भवती औरत की डिलीवरी करवाती थी। वो उसके पास जाता है और उससे सवाल जवाब करता है। देख आया, सच बता, तूने किसके घर की औलाद मेरे दरवाजे पर लाकर रख दी? क्योंकि इस गांव में बच्चा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है, इसीलिए सच बता। सेठ की बात सुनकर आया उसकी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनते ही सेठ की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शिवानी को पता चल गया कि राम उसका असली पिता है तो हमारा क्या होगा? शिवानी तो उसके पास चली जाएगी। हमने उसे बहुत नाजों से पाला है। मैं उसे ऐसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह सच मुझे पता लगा, अगर ये सच शिवानी को पता चल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। एक काम करते हैं, मैं आया को पैसे दे देता हूँ, वही गांव छोड़कर चली जाएगी और हम लोग शिवानी को कभी भी राम से नहीं मिलने देंगे और ना ही उसे ये सच बताएंगे। अगर उसे ये सच पता चल गया कि वो हमारी नहीं बल्कि राम की बेटी है तो वो हमें सच में छोड़ देगी। सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि दरवाजे पर खड़ी शिवानी ये सब कुछ सुन रही है। आज शिवानी को जब ये पता चला कि वो उनकी असली बेटी नहीं है बल्कि उसकी असली माँ बाप तो कोई और है। उसके असली माँ बाप राम और सुनीता हैं। लेकिन शिवानी के मन में सेठ और सेठानी से दूर होने की जरा भी भावना नहीं आती और वो अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ, पापा, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगी? ये जानने के बावजूद कि मेरे माँ बाप आप नहीं बल्कि राम काका और सुनीता काकी हैं। भले ही उन दोनों ने मुझे पैदा किया हो, लेकिन पाल पोस कर मुझे आपने बड़ा किया है। इसीलिए मैं न सिर्फ उनकी बल्कि आपकी भी बेटी हूँ। शिवानी सेठ और सेठानी से बहुत प्यार करती थी, पर वो इस बात को नहीं झुठला सकती थी कि राम और सुनीता भी उसके असली माँ बाप हैं। माँ, पापा, जिस तरह आप मेरी माँ बाप हैं, ठीक उसी तरह राम और सुनीता काकी भी मेरे माँ बाबा हैं। उन्हें भी सच के बारे में पता तो चलना चाहिए ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से उन्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देख चुकी हूँ। नहीं शिवानी, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तू वहां चली गई तो तू वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। मैं जानती हूँ उन दोनों को। जब ये बात उन दोनों को पता चलेगी कि तू उनकी बेटी है तो वो तुझे मेरे पास कभी नहीं आने देंगे। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो भी तो मेरे माँ बाप हैं। उन्हें भी तो अपनी बेटी को देखने का पूरा हक है। इसीलिए उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज ना, मुझे मत रोकिए। मैं उन्हें सच बताने के लिए जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर शिवानी अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला उसे नजर आता है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
शिवानी को बेहोश होकर नीचे गिरता देखकर सेठ और सेठानी काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। साथ ही सेठ रामलाल और उसकी पत्नी को भी हॉस्पिटल बुला लेता है। वो उन्हें ये खबर दे देता है कि शिवानी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई है। भले ही राम और सुनीता को ये नहीं पता था कि शिवानी उनकी बेटी है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि शिवानी बेहोश होकर नीचे गिर गई है, वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। सेठ जी, अचानक से शिवानी को क्या हो गया? कल तक तो वो अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं राम, अब डॉक्टर आएंगे तभी कुछ हो सकता है। सेठ के बोलते ही डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है। सेठ जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। शिवानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवानी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, और तो और उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं देना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और ये जानकर कि शिवानी प्रेग्नेंट है, सब लोग चौंक जाते हैं।